चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो हमने बताया कि हमारा प्रजापति समाज शुरू से ही वोट दे रहा है सभी राजनीतिक पार्टियों को, लेकिन कुछ जातियों के राजा यानी मुख्यमंत्री बने, लेकिन अपने प्रजापति समाज का आज तक एक भी मुख्यमंत्री नहीं बन सका। सच्चाई है या नहीं? आज आजादी हुए कितने वर्ष हुए? 70 साल हो गए। चलिए ठीक है, तो कहने का मतलब है आजादी के बाद से तमाम सरकारें आई, लेकिन हमारी सत्ता आज तक नहीं मिली। तो मैं आप सबको एक जातिगत आंकड़ा दिखाना चाहता हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान लिखा और संविधान में उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जाति को एक वोट देने का अधिकार दिया। लेकिन हमारा प्रजापति समाज शुरू से ही एक वोट दे रहा है, लेकिन इसका राजा नहीं हुआ। अन्य जातियों का राजा पैदा हो गया। तो यहाँ मैं एक जाति आंकड़ा प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। एक लोग नोट कर लीजिए, उसको जो है बाद में एक दूसरे के बीच में समझ लीजिएगा। देखिए, 1947 में आजादी मिली। दिख रहा है कि नहीं? ये लिख रहे हैं सर। और नजदीक ले दिखाइए। हाँ, 1947 में आजादी मिली। मैं पूछना चाहूंगा आप सब लोगों से कि उस समय यानी जब आजादी मिली उसके बाद कौन सी जाति नंबर 1 पर थी? कौन सी जाति नंबर 1 पर थी? गुर्जर देंगे। यादव थी सर जी? यादव नहीं, यादव तो अभी अब के समय में, मैं 1947 की बात कर रहा हूँ। 1947 चलिए मैं लिख रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। नंबर 1 पर ब्राह्मण थी जी। अब इन लोगों की जब हमारे दरवाजे पे लोग पधारते थे तो हमारे माता पिता अपना खाट छोड़ करके नीचे बैठ जाते थे और इस जाति को बैठाते थे। और 1947 में चूंकि भारत आजाद हुआ था तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। ब्राह्मणों का सीना चौड़ा हो गया, इसलिए नंबर 1 पर वही जाति मानी जाती थी। नंबर 2 पर आप देखिए, नंबर 2 पर क्षत्रिय, क्योंकि यह बाहुबली समाज कहा जाता है। ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय। अब उसके बाद तीसरे नंबर पर जो जाति आती है वो है बनिया, यानी पैसे वाला समाज। और इन्हीं लोगों को अधिकार था कि ये लोग दुकान खोल सकते हैं, बाकी लोग, हम लोग को दुकान खोलने का अधिकार नहीं था उस समय। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद नंबर 4 पर जाति आती है मुसलमान। आप देखे होंगे कोर्ट कचहरी में जितने भी काम होते हैं सब उर्दू में होते हैं, उस समय भी होते थे। और मुंसफ, नायब तहसीलदार, ये यही जात के लोग बनते थे। पढ़ा लिखा समाज इन्हीं लोगों को माना जाता था। इसके बाद एक जाति आती है लाला, यानी श्रीवास्तव। ये पटवारी का काम इसको मिलता था। पटवारी मतलब समझ रहे हैं ना, जो लेखपाल जिसको कहा जाता है। तो उस जमाने में इन्हीं को लेखपाल माना जाता था और वह नौकरी इन्हीं जात के लोगों के लिए फिक्स थी। दूसरी जाति को यह नौकरी नहीं मिलती थी। चौधरी चरण सिंह की सरकार आई उत्तर प्रदेश में जब, तो जमींदारी और पटवारी ये दोनों उन्होंने समाप्त कर दिया। समझ रहे हैं कि नहीं इस बात को? किसी का कोई सवाल हो तो अपना सवाल हमसे कर सकते हैं। अब
इसके बाद कौन सी जाति आती है? इसके बाद पिछड़ी जाति, यानी हम सभी पिछड़ी जाति यहीं पर आते हैं। ठीक है। पिछड़ी जाति में यादव भी हैं, प्रजापति भी हैं, विश्वकर्मा भी हैं, मौर्य हैं, बघेल हैं, लोधी हैं, ये सभी लोग पिछड़ी जाति में आते हैं। इनका कोई नंबर आगे पीछे नहीं था। अब इसके बाद कौन समाज बचता है? एससी। एससी मतलब हरिजन। आपकी तरफ क्या कहते हैं आपको पता होगा? क्या कहते हैं उन लोग को? हरिजन ही कहते हैं। हरिजन की संख्या सबसे ज्यादा थी और ये समाज सबसे नीचे था। इसका कोई नंबर नहीं था। नंबर इसलिए नहीं था क्योंकि इसे कोई इंसान नहीं मानता था। यह जाति पूरी तरह से कोमा में चली गई थी। कोमा एक ऐसी बीमारी है कि कोई डॉक्टर नहीं बता सकता कि आपका मरीज कोमा से बाहर कब आएगा। और इंसान इस जाति को इसलिए नहीं समझा जाता था, जो कुत्ता मैला खाता है, मांस खाता है, हड्डी चाटता है, वह कुत्ता भी आकर के अगर हम लोग का जो कुएं के पास बर्तन रखा रहता था, अगर उसमें का वो जूठा चाट लेता था, खा लेता था, तो माँ बहनें उस थाली को, उस बर्तन को साफ करके हमारे घर के बुजुर्गों को खाना खिलाती थी। लेकिन इस जाति का व्यक्ति अगर थाली को छू देता था, बर्तन को छू देता था, तो क्या हम लोग उसमें भोजन करते थे? नहीं करते थे। तो इंसान से बदतर हुआ कि नहीं हुआ? अब आया सन 2004। 2004 में किसकी सरकार बनी? नंबर 1 पे कौन था? 2004 की बात कर रहा हूं मैं। हरिजन की बसपा बनी। ठीक है। हरिजन की सरकार बनी। उत्तर प्रदेश। हाँ, और जीरो से वो हीरो बन गया समाज। ठीक। इसके बाद पिछड़ी जाति से हम लोग के साथ उठने बैठने वाला यादव भी सत्ता पा गया। ठीक। अब इसके बाद जातियों का क्रम मैं नहीं लिखूंगा, अपना आप लोग दहा लीजिएगा। ठीक है। इसको आप लोग क्रम वाइज कर लीजिएगा। अब सन चल रहा है कितना? 2019-20। ठीक। अब 2019-20 की आप जाति आंकड़ा देख लीजिए। आज नंबर 1 पे कौन है? क्षत्रिय। ठीक। नंबर 2 पे कौन है? ब्राह्मण। आई बात समझ में? अब इसके बाद फिर आप जातियों का क्रमांक अपने दिमाग से लिख लीजिएगा, किताबों का और समाज का अध्ययन करके। मैं इसको लिख करके किसी से बहस नहीं करना चाहता। आज मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, आप लोग बताइए कि हम प्रजापति लोग से नीचे कितनी जातियां बची हैं? बहुत है जी। कौन कौन? एक का नाम बताइए। हाँ? अगर किसी के दिमाग में अगर ये बात हो कि नहीं प्रजापति से नीचे अभी बहुत सी जातियां बची हैं, तो क्या मैं आप लोग से पूछना चाहूंगा कि क्या ये भी जातियां आप लोग से आगे उठ जाएंगी, तब आप लोग उठेंगे, चलेंगे? नहीं। हम लोग को तो अभी चलना होगा ना। हाँ? यादवों ने किसी का इंतजार नहीं किया, हरिजनों ने किसी का इंतजार नहीं किया कि वो चलेंगे तब हम चलेंगे। तो हम लोग को भी तो किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए। नहीं। तो अब सवाल ये आता है कि हम लोगों की सरकार सत्ता बनेगी कैसे? कैसे बनेगी? ये पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान का प्रजापति जानता है कि जब हम एकजुट होंगे तो हमारी सरकार बन सकती है। फिर कौन सा कारण है कि हम लोग एकजुट नहीं हो पा रहे हैं? अरे भाई, मैं यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान का प्रजापति जानता है कि एकता न होने के कारण हमारा विकास नहीं हो रहा है।
फिर हम लोग एकता बना क्यों नहीं लेते? कौन रोका है? किसी क्षत्रिय ने रोका है? जब हरिजनों को नहीं रोका ब्राह्मणों ने, क्षत्रियों ने, तो हम लोग को भी तो नहीं रोक पाएंगे। फिर हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं एकता को? यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत है कि नहीं है? अब देखिए, लोग कहते हैं, अगर पूछा जाए तो संगठन नहीं है कहते हैं, जबकि हमारे प्रजापति समाज में पूरे उत्तर प्रदेश में कम से कम हर जिले में 4, 5, 10, हर जिले की मैं बात कर रहा हूँ, 4, 5, 10, 20 संगठन हैं, लेकिन हमारा प्रजापति समाज सबसे नीचे है। इतना नेता हैं, नेताओं का नाम आप ही लोग लेके बताइए, कितने नेताओं को आप जानते हैं जो प्रजापति हैं? इसके बावजूद भी जाति आंकड़े में क्या बयान कर रहा है तस्वीर, कि हमारी जाति सबसे नीचे है। हम लोग बताइए किस मामले में किससे कमजोर हैं? हरिजन से किसी मामले में कमजोर हैं? ठीक है, यादवों से किसी मामले में कमजोर हो सकते हैं, लेकिन हरिजनों से भी क्या कमजोर हैं हम? हम पटेलों से कमजोर हैं। फिर क्या कारण है कि हमारी जाति सबसे नीचे है और इतने नेता हैं अपने समाज में, हर गांव में नेता हैं? तो हम लोग को बनाना चाहिए, वह कार्य करना चाहिए जिस कार्य को यादवों ने किया, जिस कार्य को हरिजनों ने किया, जिस कार्य को ब्राह्मणों ने किया, वही कार्य हम लोग जब करेंगे तभी ना हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमारा कहना ये है कि हरिजनों ने ऐसा कौन सा काम किया कि उनकी सत्ता बन गई? देखिए, उन्होंने बनाया एक संगठन। सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि संगठन कितने प्रकार का होता है, ठीक है, और किस संगठन को बनाना चाहिए। पहला संगठन देखिए होता है सामाजिक, और इसको बनाया हमारे प्रजापतियों ने अकूत मात्रा में। हर जिले में बनाया, हर विधानसभा में बनाया, हर जिले में बनाया, लेकिन हमारा विकास नहीं हुआ। इस संगठन में अक्सर आप देखेंगे कि जाड़े में कंबल बांटने का काम ये लोग करते हैं। हाई स्कूल इंटर में जो लड़के अच्छा खासा पढ़ के पास होते हैं उनको प्रतिभा सम्मान जो है पुरस्कार देते हैं। गरीब महिलाओं की शादी के लिए कुछ पैसा चंदा करके इकट्ठा करते हैं। गांव के टाट भात से स्टार्ट करते हैं और आने वाले समय में जो है वो टाटा फिस्ट हो जाता है। फिर इसी में से एक आदमी टूट करके एक और सामाजिक संगठन वहीं बना लेता है। अक्सर आपने देखा होगा। दूसरे नंबर पे आता है धार्मिक संगठन। भाई हम लोग तो ब्राह्मण हैं नहीं कि हम लोग धार्मिक संगठन बना लेंगे हैं? तीसरे नंबर पर आता है आर्थिक संगठन। ये बड़े बड़े उद्योगपति पूंजीपति आपस में मिलजुल करके कि कोई बड़ा बिजनेस कोई बड़ा प्लांट जब डालते हैं और जब फायदा होता है तो आपस में बांट लेते हैं और जब नुकसान होता है तो आपस में सहते हैं, सब मिल के निवेश करते हैं किसी बिजनेस में, ठीक है। अब चौथे नंबर पर आता है राजनैतिक संगठन। अब बताइए कि हरिजन समाज की बहुजन समाज पार्टी और यादव समाज की समाजवादी पार्टी ने इसमें से कौन सा संगठन बनाया कि वो लोग 4 बार सत्ता पकड़ लिए? कौन सा संगठन बनाया? सामाजिक संगठन। सामाजिक संगठन तो मैंने कहा कि जिले जिले में बना हुआ है प्रजापतियों का। क्या उनका भी जिले जिले में बना हुआ है? बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? ध्यान दीजिए तभी जान पाएंगे इन बातों को। नेताजी हमारे बनाया, किसी का नहीं बना। उसका केवल एक संगठन बनाया उन लोगों ने, राजनैतिक, ठीक है, जिसका नाम उन्होंने रखा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, अपना दल,